लाइव कर दिया, शुरू कर। हम अपने महापुरुषों को भूल गए। जब हमने महापुरुषों की परेशानियों को, तो मुसीबतों को हम भूल गए, उससे क्या हुआ है कि हम जो उन्होंने हमारे लिए जद्दोजहद करी थी, जो उन्होंने स्ट्रगल करके हमें एक चीज ला के दी थी, ओबीसी या एससी एसटी, जो भी हमारे चीजें हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, मंडल साहब ने जो हमें दी थी, उन चीजों को हम भूल गए और उन चीजों के बेस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत सटीक एकदम प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ करके हो गए। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ताकत को पहचानिए और अपनी उस ताकत के बेस पे समाज में आगे आइए। यहाँ पे आने का मेरा मकसद कामयाब हुआ क्योंकि मैं यहाँ से सीख के जाऊँगी, और मैं आप सबसे भी ये कहूँगी कि आप यहाँ से उनके बारे में सीख के जाइए और अपने बच्चों तक उन बातों को पहुँचाइए स्पेशली, और अपने बच्चों को उन सुविधाओं से आगे निकालिए समाज में। हमारी ताकत कम नहीं है, हम बहुत हैं, जैसे कि सर ने बताया कि हम बहुत हैं ताकत में, वो सिर्फ 15% है। उसके बाद भी वो हम पे हावी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पे। तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है और उन्हें समाज में एक सामाजिक और ऐसा व्यक्ति बनाना है जो अपने भाई का हाथ पकड़ के खड़ा कर सके। हमें कड़ी से कड़ी तक करना है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज आप इस जितनी भी एजुकेशन आपको यहाँ पे आज मिलेगी सर के ऊपर, आप उस बात को अपने बच्चों तक पहुँचाइए और उसका पूरा फायदा आप उठाइए। शुक्रिया फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मंत्री मौर्य जी से सम्मानी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सम्मानी समाज के, मैं निवेदन करूंगा आप यहाँ आए। ओबीसी मिशन के पूरे समाज के गरीबों में के पूरे बहुजन समाज। सबसे पहले तो बीपी मंडल जी के साथ साथ जो आप ये सब देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए, दलितों के लिए जो संघर्ष किया है, अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझता, मैं उनको सर झुकाकर खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये तमाम जितनी आप मान्यवर मूर्तियां हैं, वो उन सब ने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी जिंदगी अपनी लगा दी इसका। इसी के साथ साथ आदरणीय हमारे मंत्री जी, दिल्ली सरकार, राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे बीच में हमें खुशी है कि बीपी मंडल जी के पुत्र सूरज जी बैठे हैं, आर्य जी बैठे हैं। तमाम बुजुर्गों, साथियों, बहनों और भाइयों, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। साथियों, आज राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब से पहले जो हमारी जिंदगी 40 साल गुजरी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का वगैरह वगैरह का जन्मदिन मनाते थे, मगर जिन लोगों ने हमारे लिए काम किया हम उनको भूल गए थे। ये राजेंद्र पाल गौतम जी को मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने आज जन्मदिन मनाया। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहाँ से जब हम उठेंगे तो एक फिक्र लेकर उठेंगे। आज भाषण का दिन नहीं है, जानकारी प्राप्त करने का दिन है। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है और हम सो रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों के, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, बीपी मंडल जी के सपनों को साकार करने के लिए हमको जागना होगा, हमें कुछ करना होगा। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता जो पिछले वक्ताओं ने सबने भाषण दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके बात से इत्तेफाक करता हूं। मेरी आपसे निवेदन है कि आज जो सूरज मंडल जी हमें उनके, बीपी मंडल जी के बारे में बताएंगे, उसे गौर से सुनेंगे। और आज हमारे लिए राजेंद्र पाल गौतम जी, मैं एक बात और बता दूं, मेरी जिंदगी जो है वो शेड्यूल कास्ट के नेताओं में गुजरी है पूरी। मैं प्रेम सिंह जी के साथ बहुत लंबे समय रहा हूँ, उनके पहले क्षेत्र में रहता था। और मैं ये बता दूं कि मैंने इलेक्शन भी लड़ा है पीएसपी से 2014 में, और इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस हम चलाते हैं। हमारे यहाँ 10, 15, 20 ऑफिस बेरर बैठे हैं मंत्री जी, पूरी दिल्ली में और पूरे देश में, जहां जहां हमारे कहना मानने वाले लोग हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और हम आपको, मैं ये कह रहा हूं भले उसके साथ में, कि समझ लो कि हमारे लिए मंत्री पद बहुत छोटा है,
हम तो अम्बेडकर के जो रास्ते को दिखाएगा और चलाएगा, हमारा वो नेता है। आप हमारे नेता हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे अपने विचार रखे। मैं जनाब श्री DN सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ कि अपने विचार रखें। श्री DN सिंह साहब। DN सिंह जी, आप जानते होंगे दास कैडर ऑफिसर्स के दिल्ली के प्रेसिडेंट रहे हैं और इस बैकवर्ड समाज के मिशन मूवमेंट में इनका भी समय रहा है। मंडल के समय काफी इन्होंने भी संघर्ष किया है। मैं चाहूंगा कि वो भी 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं तो एक्चुअली सुनने आया था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी और आप सब लोगों को धन्यवाद देने का मन है कि आप मंडल साहब का जयंती मना रहे हैं। मैं तो देश में और लोगों को मनते रहता है, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये इतना जो बढ़िया प्रोग्राम में देख रहा हूँ, मैं कहीं गया था एंटी करप्शन में, बयान देने लेट हो गया तो मैं सुन नहीं पाया। सब लोगों को, टोटल सभी वक्ताओं को, श्रोताओं को, सबको बहुत बहुत साधु हुआ। रही बात मंडल साहब का, मैं 2 मिनट में आपके लेता हूँ। ये हमारे देश में पिछले जो दशक बीते हैं, ये मंडल और कमंडल की लड़ाई में बीते हैं। जो मंडल वाले लोग हैं वो संगठित नहीं हो सके और कमंडल वाले संगठित रहे। इसको आप लोग ध्यान में रखें आगे से, और अब तक जो भी हुआ है उसका एनालिसिस करें और इन लोगों को घर घर तक लोगों को बचाओ। जो कि उनके पौत्र हैं वो अपनी बात को रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो करीब 20-25 मिनट में बड़ा सारगर्भित उनका लेक्चर होगा और ऐतिहासिक लेक्चर होगा जो शायद आपको निश्चित तौर पर ज्ञानवर्धन करेगा। मैं निवेदन करूंगा सब लोग शांत बैठ के सुने और फोन में या इधर उधर बातचीत, बिल्कुल बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है और मुझे अपार खुशी है। हमारी मीटिंग में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ऐसा लगता है हर आदमी कुछ सीख रहा है। ये ऐसी मीटिंग मैं कहीं नहीं देखता, ये मीटिंग तो यहीं पे हो पा रही है। मंडल जी, आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, यहाँ बैठे तमाम हमारे साथी हंसराज जी सर हैं। वैसे आज मैं एक बता दूं, मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं है, तो हो सकता है बोलते हुए बीच में 2 मिनट बैठूं भी, तो मुझे माफ कीजिएगा। आज जो ये बात राजेंद्र पाल गौतम जी ने कही और जो सर ने कही थी इनके बारे में कि हो सकता है, और डॉक्टर सोनू ने कही, ये मिशन के लोग जब मंत्री बनते हैं तो पूरे राजनीति में हलचल मच जाती है। आज राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री दूसरी बार बने दिल्ली सरकार में और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। इतने दिनों में, और हमारे कई साथी दिल्ली में रहते हैं, कई मंत्रियों के यहाँ आते जाते होंगे, एक निवेदन पर इस तरह से बैठक करना और ऐसे समय में बैठक करना जो आम लोग जल्दी निकलते नहीं है घर से, और आके बातें सुनना और पिन ड्रॉप, तो मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ शुक्रिया नहीं कहना चाहता हूँ सर को साधुवाद देना चाहता हूँ और इस देश के 85 करोड़ पिछड़े वर्ग की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। 85 करोड़, आज बात होती है कि 136 करोड़ लोग को मैं एड्रेस कर रहा हूँ। कौन करता है? जो पिछड़े वर्ग का नाम लेकर इस देश का प्रधानमंत्री बना, वो नकली पिछड़ा वर्ग का आदमी आज जो पूरे देश को बरगला रहा है, जो सत्ता पर बैठाया एक दलित को, लेकिन तमाम दलित विरोधी जो आदेश है उस पर हस्ताक्षर उन्हीं का जाता है। ऐसे समय में हम लोग एक ऐसे दिल्ली सरकार जो देश की सबसे पावर के हिसाब से मैं समझता हूँ बहुत पावर नहीं, लेकिन ऐसे जगह पर आप हैं कि देश भर के लोग आपकी ओर देखते हैं, और इसलिए आज जो आप कर रहे हैं इसका अनुसरण एक उसका एक परसेंटेज, छोटा परसेंटेज भी देश में हो तो बड़ी बात होगी। और फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है कुछ आजकल, तो हम लोग को जो गोदी मीडिया जल्दी कवर करती नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया में मैं बता दूं कि सर ने आज हम लोगों ने एक
प्रोग्राम रखा था स्पीक अप SC ST OBC, और सर के वीडियो को फेसबुक ने जैसे 1500 व्यूज हुआ उसको ब्लॉक कर दिया। फेसबुक जो कि तथाकथित विदेशियों के हाथ में है, जो इस देश के मनुवादी ताकतों के सामने उनको एक न्यायोचित ढंग से काम करना चाहिए। उनको पता है कि किसकी आवाज अगर सुनी जाएगी तो इस देश में कैसा हलचल मचेगा, तो पहले उसकी आवाज बंद करो। तो ये बात भी मैं सर को ट्वीट करके और बताया भी था। मैं 3 पार्ट में जल्दी जल्दी अपनी बात रखूंगा। पहला तो आज चूंकि बीपी मंडल जी का जयंती है तो उनके बारे में बता दूं। आदरणीय सर ने अभी बताया कि स्कूल में उनको पीछे ऐसा नहीं था कि वो ऐसे व्यक्ति थे या ऐसे परिवार से थे। उनके यहाँ मैनेजर जो थे सवर्ण थे, आज भी हैं। हमारे मैनेजर ठाकुर और ब्राह्मण हैं, हमारे रसोइया ब्राह्मण हैं। तो हम उस धौंस में कभी नहीं रहे, न बीपी मंडल जी रहे, न उनके परिवार का कोई रहा। और मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। पीछे भी हमारे साथी सुन रहे होंगे, अगर दिक्कत हो रही है तो बताएं कि जो उनके पिता थे रासबिहारी लाल मंडल, वो एक ऐसे शख्स थे जो 1908 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, बिहार से फाउंडर सदस्य थे, और वो सीधे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इन लोगों से बातचीत होती थी। उस जमाने में जब यादव समाज के व्यक्ति को लंगोट से अधिक पहनने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहन के चलने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में वो दरभंगा के राजा उनको मिथिला का शेर की उपाधि दिए हुए। चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध 126 केस उस समय जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था वहां वो लड़ रहे, और बहुत कम उम्र में 52 साल की उम्र में उनकी तबीयत खराब हो गई, डायबिटीज वगैरह था। बनारस में उनकी मृत्यु हुई। उस जमाने में आज हम लोग तो कुछ हिंदूवादी बातों को लेकर विद्रोह करते हैं, लेकिन उस जमाने में था कि काशी में जिसकी मृत्यु होगी उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा ब्राह्मणवादियों का कहना था। तो वो काशी पहुंचे थे वैद्य से इलाज कराने, लेकिन उनकी मृत्यु हुई। और वही बीपी मंडल जी का जन्म, सबसे छोटे बेटे जो उनके थे बीपी मंडल, वही जन्म हुआ बनारस। तो एक ऐसे समय में जन्म हुआ जब पिता का साया नहीं था, लेकिन उनके दोनों बड़े भाई जो हिंदुस्तान में पहला चुनाव 1924 में हुआ, जिसमें एक MLC का क्षेत्र जो था बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो पार्लियामेंट के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र से बड़ा था, उसमें वो चुन के गए। और उनसे जो छोटे भाई थे कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, वो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के 37 में MLC थे। तो राजनीतिक विरासत तो थी। 1952 में पहला चुनाव हो रहा था और उनको लगा कि उनको कांग्रेस के टिकट की दावेदारी करनी चाहिए। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज जो दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज का जो दर्जा आज है, वो उसी समय प्रेसिडेंसी कॉलेज का था। वहां वो पढ़ रहे थे। वो अपने ग्रेजुएशन को बीच में छोड़ के आ गए थे अपने घर पे वापस। और वो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रासबिहारी बाबू के शिष्य हुआ करते थे, वो राष्ट्रपति थे देश के, उनसे वो टिकट मांगने चले गए। और वो जो बता रहे थे कि मुगल गार्डन में उस समय वो तार से फोन आता था, इतनी मोबाइल वगैरह तो थी नहीं, और मुगल गार्डन में बैठे हुए थे रासबिहारी बाबू और राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये एक कुर्सी सामने लगी हुई थी। और उन्होंने कहा कि पहली बार उनके तालाब में काला कमल में खिला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम लोगों ने राष्ट्रपति बना दिया, मैं तो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं हूँ, तो तुम्हारी अनुशंसा कैसे कर सकता। तो उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये थोड़े से हतोत्साहित हो गए और घूमने चले गए जयपुर के। अब तो टिकट मिलना नहीं है। लेकिन अबुल कलाम आजाद जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो जैसे देखे कि इनके पिता कौन है, वो तुरंत कहे कि मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार यही है, और वो चुनाव जीते, MLA बने। दूसरे चुनाव में 57 में वो
अपने ही फुफेरे भाई भूपेंद्र नारायण मंडल जो कि बड़े सोशलिस्ट नेता थे, उनके सामने थे। वो बीपी मंडल हार के भूपेंद्र बाबू जीत गए। तब दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो लोगों को भी बड़ी दिक्कत आती है। और उसके बाद के चुनाव में 1962 में बीपी मंडल भी एमपी बने और भूपेंद्र बाबू ललित नारायण मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता को हराकर सहरसा से एमपी बनकर दिल्ली आए। अलग अलग पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जीते थे बीपी मंडल और भूपेंद्र बाबू सोशलिस्ट पार्टी से। तो ऐसी परिस्थिति में 1967 में इनका मन मुटाव हो गया। जब ये एमपी दोबारा जीते थे, इनका मन मुटाव लोहिया जी से हो गया। उस जमाने में रामस्वरूप वर्मा जी का सर ने जिक्र किया। रामस्वरूप वर्मा जी से बीपी मंडल जी की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। जगदेव बाबू जो थे, जो कुशवाहा नेता थे, पिछड़ों के बड़े नेता थे, सब ने मिलकर तय किया कि हमें एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाना। हम किसी कायस्थ, किसी मैं थोड़ी देर बैठ के बोलूँ नहीं, ठीक पानी की जरूरत नहीं, थोड़ा खड़े रहने, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। वो उस समय तय किया गया कि जो अभी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और जगदेव बाबू ने कहा कि बीपी मंडल में वो हैसियत है कि वो ब्राह्मणों को भी चुनौती दे सकते हैं, ठाकुरों को भी दे सकते हैं। तो जगदेव बाबू की जो पार्टी थी शोषित दल, उस पार्टी के 70 विधायक थे और उन विधायकों ने मिलकर नेता चुना बीपी मंडल को। और वो जब मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने गए तो ब्राह्मण गवर्नर जो थे वो भाग के रांची चले गए। रांची समर कैपिटल हुआ करता था बिहार का उस समय, कि मैं शपथ ग्रहण नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये 6 महीने तक पहले हेल्थ मिनिस्टर बिहार रह चुके हैं और ये नहीं रह सकते हैं मुख्यमंत्री। तो बीच में एक दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह जो कि एक कुशवाहा नेता थे, वो मुख्यमंत्री बने एक दिन के। और उसके बाद बीपी मंडल जी एमएलसी मनोनीत किए गए और तब वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति में किसी के सामने झुकना नहीं। कि इंदिरा जी फोन करती रह गई कि मंडल जी आप मत बनिए। 67 में वो प्रधानमंत्री बनी पहली बार, और वो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के किसी को बनने दीजिए, आप मत बनिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बनेंगे तो पिछड़ों की जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, इन्हीं के बलबूते वो आगे बढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में मंडल जी जब 74 में एमएलए थे तो उनको जयप्रकाश नारायण के कॉल पर वो इस्तीफा दिए। जनता पार्टी के बनने में अहम भूमिका निभाई। बिहार में जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष थे। लालू प्रसाद जी को पहली बार जयप्रकाश नारायण के अनुशंसा पर उन्होंने ही टिकट दिया था। और जब मंत्रिमंडल बना मोरारजी देसाई का, पहली बार कांग्रेस पार्टी जो उस समय ब्राह्मणवादी, जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रतिनिधित्व करती है, उस समय इंदिरा जी करती थी, वो पार्टी हारी। और जनता पार्टी जब जीती तो लोगों को उम्मीद थी कि मंडल जी को कैबिनेट मिनिस्टर तो जरूर बनाया जाएगा, लेकिन मंडल जी का नाम कैबिनेट में नहीं था। मोरारजी देसाई ने इनको बुलाया और कहा कि मंत्री बन के तो कई लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूं वो आने वाली कई पीढ़ियां आपको याद करेंगी, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात है और आपसे अधिक संवेदनशील पिछड़े वर्ग के मामले में कोई नहीं। मैं एक बात मंडल के रिपोर्ट के बारे में आज एक बात बहुत जरूरी समझता हूं बता देना, कि आज दलित समाज के लोग अगर हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म में जाते हैं तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है। मंडल कमीशन के मार्फत हमारे जो अकलियत के भाई हैं, अकलियत की बहनें हैं, उनको ये जो उनमें पिछड़े हैं उनको ये संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो आरक्षण एक मुस्लिम रहते, एक जैन रहते, एक बौद्ध रहते भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मंडल कमीशन के कारण ही हुआ और इसके लिए संसद में बहुत बहस हुई थी और मंडल जी ने जोरदार तरीके से कहा कि ये कौन सा कानून कहता है कि मुसलमानों में पिछड़े नहीं है, ये कौन सा कानून कहता है कि बौद्ध जो है सो ब्राह्मणों से भी आगे है।
और ये कौन सा कानून है जो कहता है कि जैन समाज में कोई गरीब नहीं होता है? तो इस तरह से उन्होंने इस बात को रखी और इस दर्द को जो आज मंत्री जी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं, और आप में से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं मानता हूँ और मैं दिल से समझता हूँ कि आप भी उस दर्द को महसूस करते होंगे। इसलिए आज ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग मंडल जी की जयंती मनाने के लिए हैं। और दो बातें कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और वो डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधित्व, उनके दुख दर्द को बहुत भली भांति समझते थे। उन्होंने ये कहा कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसको अछूत वर्ग कहा जाता है, जिसको पानी पीने के लिए गांव में मनाही होता है, जिसके हाथ का छुआ पानी नहीं, खुद बाबा साहब के लिए अलग घड़े से पानी लाया जाता था स्कूल। तो वैसे व्यक्ति ने जो आरक्षण दिया, सबसे पहले शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को दिया, लेकिन उनको पता था कि समाज में हजारों ऐसी जातियां हैं जो प्रताड़ित हैं, जो पिछड़े हैं, और उनको बनने के लिए एक आयोग होना चाहिए, उनको चिन्हित करने के लिए। और इसके अनुशंसा उन्होंने की। वो नेहरू जी के कानून मंत्री थे और नेहरू जी उनके कई बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। आखिर में उन्होंने 1953 में जाकर इस्तीफा दिया और इस्तीफे के पत्र में 3 बहुत अहम बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है कि हिंदू कोड बिल में उनकी राय नहीं मानी गई। दूसरी बात थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया गया। और इस बात को लेकर जैसे ही उनका इस्तीफा आया, काका कालेलकर नाम से पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना। काका कालेलकर कांग्रेस के नेता थे, संयोग था, ब्राह्मण थे। जब 3 साल के बाद रिपोर्ट सौंपी तो नेहरू जी का संभवतः दबाव था। राष्ट्रपति महोदय को अपने रिपोर्ट के प्रथम पन्ने पे लिखा कि मैं अपनी इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। अब समझिए, जो अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट से सहमत नहीं है, उस रिपोर्ट का क्या हश्र होगा। वो रिपोर्ट ठंडे बक्से में दे दिया गया, राजनीतिक डस्टबिन में चला गया। और उसके बाद 20 साल बाद मौका मिला जब मंडल जी ने बनाया। और 2 बातें उन्होंने बहुत की। गांव-गांव देश के में लगभग 700 जिले हैं, मैं समझता हूँ आजकल। उस जमाने में 500 कुछ जिले थे, उसमें से 300 जिलों का स्वयं दौरा किया। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, नौजवान दोस्त होंगे हमारे, कि जिस समय 1991 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय में आग लग गई थी। कह रहे ये तो पिछड़ों के नेता थे, ऐसे ही बना दिए। ऐसे नहीं बनाए। मंडल कमीशन ने दिल्ली के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसको ये बताया कि आप एक रिपोर्ट दें कि इस देश में आरक्षण कब से लागू हुआ। और उन लोगों ने साहू जी महाराज के जो कोल्हापुर में दी गई आरक्षण थी, उससे लेकर तमाम रजवाड़ों और अंग्रेजों के राज्य में, अंग्रेजों के क्षेत्र में जिस तरह से आरक्षण दिया, उसका रिपोर्ट कमीशन को सौंपा। दूसरा, किसी जाति को हम माने कि नहीं माने, इसके लिए बंबई में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसकी रिपोर्ट एक आई, जिन्होंने कहा कि जिस समाज में 11 पॉइंटर्स हो, उस 11 पॉइंटर्स में था कि क्या उनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, क्या उनको जमीनी दौलत है, क्या उनके समाज के लोगों को कुर्सी दी जाती है, पढ़े लिखे हैं, नौकरियां हैं। 11 पॉइंटर्स में जो जाति उस पॉइंटर्स में उस मुताबिक आए, उन्हीं को पिछड़ा वर्ग में रखा गया। तो ये नहीं था कि अपने मन से रख दिया गया। और तादाद क्या हो, तो तादाद तो जाति जनगणना पहली कमीशन ने, काका कालेलकर कमीशन ने कहा था कि 1961 में जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से समाज के लोग किस स्थिति में हैं। लेकिन उसको उस सरकार ने नहीं मानी और आज तक उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2011 में संसद में सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव कि जातिगत आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एनजीओ को दे दिया उसकी जनगणना करने के लिए, जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। और वो एनजीओ 5000 करोड़ रुपया लेकर आज उसका रिपोर्ट जो है, उसको आम पब्लिक उसका भी रिपोर्ट नहीं किया तो बताया जा रहा है।
क्यों नहीं बताया जा रहा? क्योंकि पता चल जाएगा कि आप कितने हैं और आप कहाँ हैं, आपके पास कितनी जमीन है, कितनी नौकरियां हैं, किस स्थिति में हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के दिन जो हंसराज जी भी हम लोग के साथ हैं, हमारे डॉक्टर सोनू वगैरह, हम लोगों ने 5 मांगों पर एक आंदोलन चलाया। श्री राजेंद्र पाल गौतम जी की सहमति और सहयोग तो हमेशा रहता ही है। उसमें पहला पॉइंट है कि जो क्रीमी लेयर के प्रावधान जो सरकार बदल रही है, जिसके हिसाब से जो वेतन है सरकारी कर्मचारी जो भी बचे हुए हैं उसको वो जोड़ेंगे, उसका हम विरोध कर रहे हैं। गणेश सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट लागू हो। गणेश सिंह भाजपा के सांसद हैं और उनकी रिपोर्ट को मोदी सरकार नहीं मान रही है क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के हित में। दूसरी बात, जातिगत आधारित जनगणना 2021 में हो। तीसरी बात, निजीकरण जो हो रहा है और रेलवे जो बेचा जा रहा है, ये रेलवे नहीं देश को बेचा जा रहा है। ये आपके और हमारे हर एक आदमी के बीच की बात है। वो उसमें अगड़े पिछड़े कोई नहीं छूटता है। पूरा देश, पूरा भारत इसके लिए एक होना चाहिए कि हम रेलवे और ऐसे संसाधनों को लूटने नहीं देंगे, अडानी और अंबानी के बीच में बंटने नहीं देंगे। और आखिरी मांग हमारी यह है कि निजी क्षेत्र में भी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और दूसरे जो है उन अक़लियत के लिए वो आरक्षण लागू हो। ये हमारी आखिरी मांग है। मैं आज अपनी बात के माध्यम से इन मांगों को इसलिए रखा हूँ कि हम लोग कई साथी इस पर फरवरी महीने से संघर्ष कर रहे हैं। आपको कम से कम सूचना मिले। आप लोग जो सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक कर दें, एक बार लिख दें। वो भी आजकल के जमाने में बड़ा आंदोलन है। आप ये मत सोचिए कि आपको निकल कर मंत्री जी के यहाँ बैठक में आना पड़े। आप अपने घर से बैठे अगर 1-2 लाइन भी लिख दें तो बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी बीपी मंडल जी के लिए और उनके जैसे तमाम लोग जो इस देश के लिए ही नहीं, भारत के लिए नहीं, भारत के उस समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान किया जो सबसे पीछे है, जो लाइन में सबसे आखिरी में खड़ा। इसी बात के साथ मैं पुनः जय भीम जय मंडल करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। दूरी बन रही थी। सबसे पहले आज मैं अपने बीच आए हुए सभी इन क्रांतिकारी सिपाहियों का अभिनंदन करता हूं जो इस बहुजन मूवमेंट के नायक, आने वाले समय के नायक हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुछ चीजें मंडल जी ने बताई, कुछ चीजें हैं जो बताना जरूरी है। शायद कुछ लोगों को मालूम होगी, कुछ को नहीं मालूम होगी। पहले तो ये समझ लो आजकल आंदोलन सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है और उसमें भी ट्विटर पे जो एलीट क्लास है वो ट्विटर पे है। और मेरे ख्याल से जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं उसमें 99% लोग अभी ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते। इस वजह से आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती जहां पहुंचनी चाहिए। तो हमारे एक टीम यहाँ परमानेंट बैठेगी। आप लोग जो ट्विटर नहीं जानते चलाना, जो फेसबुक अकाउंट जिन्होंने नहीं बनाया, वो लोग यहाँ बीच में कभी भी आए, हमारे टीम के लोग आपके मोबाइल को लेके आपका ट्विटर अकाउंट बना देंगे, आपका फेसबुक अकाउंट बना देंगे, जिससे कि आप लोग अपनी बात ट्विटर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचा सके। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, ट्विटर से भी आपकी बात पहुंचेगी, फेसबुक से आपकी बात पहुंचेगी। दूसरा, ये जो मंडल कमंडल की जो राजनीति कब शुरू हुई, सबसे पहला आप ये समझो जो 1952 में चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो सरकार चुन के आई, उस सरकार ने जो काका कालेलकर आयोग जो बनाया उसकी रिपोर्ट को जैसा मंडल जी ने बताया डस्टबिन में डाल दिया। फिर 1975 में इमरजेंसी हुई लगी और उसके बाद 77 में जनता गवर्नमेंट आई और मंडल जी को मंडल कमीशन आयोग बना के उसका चेयरमैन बनाया। उसकी फिर रिपोर्ट आई और वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद क्या होता है,
आपको सबको पता होगा देश के प्रधानमंत्री उस वक्त माननीय वीपी सिंह जी थे और उनकी सरकार को भी कमजोर करने के अंदर तोड़ने की साजिश चल रही थी। उस साजिश का जवाब देने के लिए 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू करने की शाम को घोषणा कर दी और 8 अगस्त 1990 को दोपहर से यूनिवर्सिटीज के अंदर बंद शुरू हो गया। सारे देश की बसें रोक दी गई, सारे देश के कॉलेज बंद कर दिए गए और इस मंडल के जवाब में कमंडल निकल पड़ा। पता है आप लोग को? मतलब बहुजन समाज के बैकवर्ड क्लास के लोगों को उनका हक और अधिकार ना मिल जाए, जिसको पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जिस समाज का एक सिंगल प्रोफेसर नहीं बन पाया, ये को बनने नहीं दिया, मंडल लागू हो जाएगा तो फिर इस बहुजन समाज के, इस बैकवर्ड समाज के, इस गरीब समाज के लोग आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे। इनको रोकना है। तो मंदिर महत्वपूर्ण नहीं था, इस बात को तो छुपाया गया है। महत्वपूर्ण था कि ये दबे कुचले वर्ग के लोग, ये उपेक्षित वर्ग के लोग, ये बैकवर्ड क्लास के लोग कहीं मुख्य धारा में ना आ जाए, कभी इनको समझ ना आ जाए और ये सब एकजुट होकर इस देश की सत्ता पे काबिज ना हो जाए। इस देश के जो संसाधन हैं, इस देश की जो तमाम ऊंची पोस्ट हैं जिसपे 100% उनका कब्जा था, कहीं उसमें से हिस्सा इस बहुजन समाज को, बैकवर्ड समाज को ना मिल जाए। इसके बदले में आडवाणी जी कमंडल लेके कमंडल यात्रा पे मंदिर आंदोलन के लिए निकल पड़े। ये शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो ये मंदिर का आंदोलन उससे पहले कभी भी किसी ताकतवर तरीके से नहीं चला। ये मंदिर का आंदोलन कमंडल यात्रा के रूप में मंडल को खत्म करने के लिए चला। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया, तमाम कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, सारी बसें बंद कर दी गई, सैकड़ों बसें उस वक्त जलाई गई, उस वक्त पुलिस और सरकार सब उस जरमाने में शामिल थी। सरकार के ज्यादातर मंत्रीगण, ज्यादातर पार्टियों के नेतागण, सब लोग अपनी पार्टी के उस सारे उसको छोड़ के कि ये कांग्रेस है, बीजेपी है, सब लोग इस मंडल कमीशन की इस रिपोर्ट के खिलाफ आपस में एकजुट हो गए। यानी कि ये लोग जो उपेक्षित वर्ग है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, जिसका हक मारा गया है, उसको उसका हक ना मिल जाए और जो अवैध रूप से सबके हिस्से को एक आदमी, दो आदमी खा रहा था, उसमें से उसको उसका हिस्सा देना ना पड़ जाए, इस बात से रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो गए और वो कमंडल की जो मंदिर यात्रा शुरू की गई और मंडल को कमजोर करने की साजिश रची गई। तो ये देखो, एक तरफ आपका आंदोलन है जो काका कालेलकर आयोग बना 1952-53 में, वहां से शुरुआत हुई कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट जो आई, उसके बावजूद उस रिपोर्ट को लागू करने की बजाय डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद 1977 में जनता गवर्नमेंट बनी, फिर आंदोलन चला, फिर उसके बाद कमीशन बना मंडल जी के नेतृत्व में और वो रिपोर्ट आई, फिर उसको खत्ते में डाल दिया और 1990 में उसको लागू करने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 9 जजेस की बेंच बनी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस 1993 में जजमेंट आया और 1993 में आने के बाद ये लागू हुआ। तो इसमें एक पेज है जिसको समझने की जरूरत है। भारत का संविधान आरक्षण के बारे में क्या कहता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। उसमें एक वर्ड है, those are socially and educationally backward classes, they are entitled to get benefit of reservation in government jobs and educational institutions। यानी कि हिंदी में बताता हूं, हिंदी में इसका मतलब है जो समाज, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक यानी पढ़ाई लिखाई, जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो समाज पिछड़ गया है,
उस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसे समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा और उनको शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब इतनी न्यायपूर्ण बात भारत के संविधान में होने के बावजूद उसको लागू करने में करीब करीब 40 साल लग गए। और दूसरी तरफ अब आ जाओ जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एक दिन के अंदर कैबिनेट में पास हुआ, एक दिन में। उससे अगले दिन लोकसभा का सत्र खत्म हो रहा था, लोकसभा के सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया और लोकसभा में एक दिन में, जबकि ऐसे मुद्दों पे सालों साल चर्चा होती है, ऐसे मुद्दों पे कमीशन बनता है, कमीशन पूरी स्टडी करता है कि कौन सी जातियां पिछड़ गई हैं, उसके बाद पूरी स्टडी के बाद कमीशन की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट फिर संसद के अंदर रखी जाती है, फिर उस रिपोर्ट के अंदर संसद में बहस होती है कई दिन तक, उसके बाद उसको लागू करने का निर्णय होता है। तो एक तरफ इस देश के 52% समाज के आरक्षण को लागू करने में 40 साल लगे, और जबकि वो समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, उस समाज का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में नहीं था, जबकि संवैधानिक आधार है कि वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा होगा वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका आधार यह भी है कि जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर, एजुकेशन के अंदर नहीं है, उनको मौका मिलना चाहिए, इसलिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जिस समाज को एक दिन के अंदर कैबिनेट के अंदर पास किया गया और एक ही दिन के अंदर लोकसभा का एक दिन बढ़ा के लोकसभा में पास किया गया, अगले दिन राज्यसभा में एक दिन के अंदर पास किया गया और उससे अगले दिन राष्ट्रपति के साइन होकर लागू कर दिया। टोटल कितने दिन लगे? 4 दिन। 4 दिन के अंदर, जबकि संविधान के हिसाब से अगर चले, ना तो वो समाज जिसके लिए लागू किया, ना तो वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ना वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, कई हाई कोर्ट की जजमेंट है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि कई राज्यों ने जैसे ओबीसी की संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन देने की कोशिश की, तो कोर्ट की जजमेंट आई कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये जनरल कैटेगरी को सारे देश के संविधान को ताक पे रख के, सारे कानून को ताक पे रख के, और जो समाज शैक्षणिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं था, उसके बावजूद उसको 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन देके लागू कर दिया, और उनमें से अनेकों लोगों की नौकरियां लगी हैं। इसी बार के आईएएस के रिजल्ट को देख लो, उसके अंदर इतने सारे जो आईएएस में सेलेक्ट हुए उसी ईडब्ल्यूएस के अंदर सेलेक्ट हो गए। और आपके लागू होने में इस कितना संघर्ष हुआ, कितना विरोध हुआ, कितने सालों के संघर्ष के बाद लागू हुआ। लागू होते होते उसमें भी एक टांग अड़ा दी कि भाई इसका आर्थिक आधार होगा। ये जो मंडल जी कह रहे, मैं आपको 2 चीज और बताऊंगा। मतलब साजिश किस हद तक रची जाती है। एक तरफ एससी एसटी की आर्थिक नीतियां बनाने के लिए कमेटी का भी पिछले दिनों गठन किया गया, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी है, 5 में से 3 श्रीवास्तव और 2 जो दूसरे वो भी जनरल कैटेगरी के, 5 में से 5 जनरल कैटेगरी के। यानी एससी एसटी के जीवन में तरक्की और खुशहाली कैसे आए, उनके जीवन का आर्थिक विकास कैसे हो, उसकी योजना बनाने के लिए कमेटी उन लोगों के हाथ में बना दी गई जो लोग हमेशा हजारों साल से उनका शोषण करते आए। तो जो हजारों साल से शोषण करते हुए आया है, क्या वो कोई उनके लिए अच्छी योजना बना के लाएगा? इससे इनकी मानसिकता पता लगती है। ऊपर से संसद की एक कमेटी जो ओबीसी के क्रीमी को लेके, ओबीसी के रिजर्वेशन के ऊपर एक कमेटी बनी, और उस कमेटी की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो भारत की सरकार ने उस रिपोर्ट को भी लागू करने से मना कर दिया। यानी अगर कोई कमेटी आपके फेवर में करेगी रिपोर्ट, तो भी लागू नहीं करेंगे, और अगर उसने कोई तर्क देके खिलाफ कर दी तो तुरंत लागू करेंगे। यानी पूरी की पूरी मानसिकता आपके खिलाफ है। पहले तो 4000 साल तक शिक्षा पे बंदिश लगा दी कि जो शूद्र हैं उनको पढ़ने लिखने का, ज्ञान अर्जित करने का धर्म इजाजत नहीं देता, और साथ में केवल पढ़ने लिखने और ज्ञान पे बंदिश नहीं लगाई, बल्कि उनके ऊपर व्यापार करने पे भी बंदिश लगा दी कि जो शूद्र है वो व्यापार
व्यवहार भी नहीं करेगा। और तीसरी बंदिश ये लगा दी, जो शूद्र है उसको संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार नहीं है। यानी इस देश के 85% जो लोग हैं उनके ज्ञान अर्जित करने पे भी बंदिश, उनके पढ़ाई लिखाई पे भी बंदिश, उनके व्यापार करने पे भी बंदिश और उनके संपत्ति इकट्ठा करने पर भी धार्मिक बंदिश। पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, आज भी अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।